नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ वर्चुअल इथिक्स के बारे में। इथिक्स का जो है नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाया था कि क्या है इथिक्स, इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, इथिकल थ्योरीज क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाए थे आपको। तो जो आपका जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, देन सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द वर्चुअल इथिक्स एंड वर्चुअल इथिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नोट्स जो आपको मैं दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ नहीं करना है आपको, पूरा वीडियो लेक्चर देखना है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हाई लिख के भेजना है, ताकि आपको जीएस वाले बैच में मैं आपको ज्वाइन कर लूं और वहां पे मैं ज्यादा ज्यादा आपका पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, राइट। एंड जब आपके फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड क्वेश्चन से हम लोग करेंगे लर्न को द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, राइट। So the first topic is what is the virtue ethics? Virtue ethics क्या होते हैं? So it is the interested in the determining what kind of people we should be. Virtue ethics ये बताता है, ये इसके बारे में बताता है कि हम लोगों को कैसे होना चाहिए, what kind of people we should be, किस तरह से होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग सही हैं तो राइट कैरेक्टर को सपोर्ट कीजिए, अगर हम लोग गलत हैं बैड कैरेक्टर को तो आप सपोर्ट मत करेंगे, है कि नहीं। So right if support good character and wrong if they support bad character. That is nothing but comes under the virtue ethics. कोई भी सिचुएशन दे देगा आपको एंड कोई भी सिचुएशन में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये वर्च्यू इथिक्स के पार्ट है या वर्च्यू इथिक्स के पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चुराना, है ना, चोरी करना, ऐसे समझ लीजिए चोरी करना। तो जो चोर है उसकी जो वर्चुअस है उसको क्या सपोर्ट करेंगे आप? नहीं। दैट्स द रॉन्ग परसेप्शन एंड रॉन्ग बैड कैरेक्टर्स है, तो बैड कैरेक्टर्स को आप क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। सो दैट्स कम्स with respect to your right characters or wrong characters comes under your virtue ethics. किसके अंदर आएगा आपका ये virtue ethics? अगला पॉइंट लिखे हम कि the virtue ethics is closely tied to personal character. virtue ethics जो है पर्सनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्लोजली टाइड टू द पर्सनल कैरेक्टर्स, राइट। अगला पॉइंट लिख रहे हैं हम कि द इन द वर्च्यू इथिक्स सच एज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? पर्सनल कैरेक्टर है, आप कितना ईमानदार हैं, किसी भी काम को लेकर के कितना ऑनेस्ट है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट योर ऑनेस्टी। सेकंड वन योर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी विच मींस व्हाट? कोई भी काम के लिए आप कितनी इंटीग्रिटी के साथ आप मेंटेन करके काम करते हैं। इंटीग्रल मतलब जोड़ करके काम करना। सो दिस इज नथिंग बट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और राइटफुल आउटकम इन एन मोरल सिचुएशन। किसी भी मोरल सिचुएशन में किस तरह से काम कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट जस्टिस, रिफ्लेक्शन, परसेप्शन, जजमेंट एंड bravery. These all are the personal characteristics. These all are the personal characteristics. So whenever comes the personal characteristics, then that comes under the virtue ethics. आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सर बताइए ऑनेस्टी किसके अंदर है, कौन सा इथिक्स का पार्ट है? दिस इज द वर्च्यू इथिक्स का पार्ट है। इंटीग्रिटी किसका पार्ट है? वर्च्यू इथिक्स का। राइटफुल आउटकम इन मॉरल सिचुएशन, है ना, मॉरल सिचुएशन में राइटफुल आउटकम। जैसे मान लीजिए कोई काम करना आप चाहते हैं तो आपको रूल कहता है, आपका बताए थे आपको रूल एंड एक्ट, है ना। एक्ट कहता है ये करो, रूल कहता है ये नहीं करो। तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? जो बेनिफिट करेगा मैक्सिमम, है ना, दैट इज द नथिंग बट योर वर्च्यू इथिक्स। एंड ये आपका जो है परसेप्शन, जजमेंट, ब्रेवरी, ब्रेवरी, है ना, जजमेंट, जितने भी आपके हैं वो किसके अंदर आते हैं? वर्च्यू इथिक्स के अंदर, ठीक है। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब क्या होता है? विवेक, है ना, दिमाग। प्रूडेंस, लिबरलिटी, उदारता, है ना, लिबरलिटी, उदारता, ये क्या है आपकी? आप किस उसके प्रति कितने उदार हैं, है ना, आपके अंदर काइंडनेस है या काइंडनेस नहीं है। टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब संयम, संयम आप कितने रख रहे हैं आप, है कि नहीं, आपके अंदर कितने सहने की क्षमता है, दैट इज नथिंग बट संयम। सो दिस इज नथिंग बट संयम। सो इंडिविजुअल क्वालिटी रेदर देन एक्शन आर द प्राइमरी फोकस इज सॉल्विंग द वर्च्यू इथिक्स प्रॉब्लम, है ना। सो वर्च्यू इथिक्स प्रॉब्लम इज नथिंग बट रिलेटेड टू द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके रिलेटेड? आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नथिंग बट योर वर्च्यू इथिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट आर द इथिकल प्रिंसिपल दैट गाइडलाइंस द इंजीनियर प्रैक्टिसेस, राइट। कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसके कारण इंजीनियर्स को काम करना चाहिए, जिसके ऊपर इंजीनियर्स को काम करना चाहिए। कौन कौन से गुण है, कौन कौन से गुण है जिसके कारण जो है इंजीनियर्स एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, दैट इज नथिंग बट इथिकल प्रिंसिपल्स। So what are the principle for the good engineers? That is comes under the first is respect for autonomy, right? Respect for autonomy मतलब क्या? आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए आपकी।
इट मीन्स सेल्फ रूल होनी चाहिए कि आपको इतने टाइम में काम कर लेना है, इतने टाइम में एक्सरसाइज करना है, इतने टाइम में जो है लोगों के साथ मिलना है, इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक टाइम बाउंडेशन के साथ रेस्पेक्टफुली काम करना है। दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन, यस, ये काम जब तक हम करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना होनी चाहिए एक गुड इंजीनियर्स के, राइट। सो एनी इंजीनियर प्रैक्टिसेस, एनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और एनी प्रोजेक्ट having the different types of characteristic and in which one of them is respect for autonomy. Second is beneficence. कोई भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या कोई भी आप इंजीनियरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपकी मोरल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए कि सबको वो फायदा पहुंचाए। सो दैट्स द मोरल ऑब्लिगेशंस टू बेनिफिट टू द अदर्स, बेनिफिट टू द अदर्स, दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने का एक मोरल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशंस। क्या बोलेंगे उसको हम? बेनिफिशंस। एंड विच इज क्लोजली रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है? मर्सी, काइंडनेस, चैरिटी, राइट। मर्सी है ना, जिसे बोलते हैं ना मर्सी, दयालुता की बात कर रहे हैं हम, काइंडनेस की बात कर रहे हैं, चैरिटी की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये लोगों, सभी लोगों को पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है ना। चैरिटी से क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे वृद्धाश्रम है या अनएम्प्लॉय, आप देख रहे हैं बहुत सारी चैरिटी ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे चैरिटी ऐसे हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैरिटी है जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। तो जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं? बेनिफिशियन, मतलब सभी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, राइट। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है? दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत है ना। मतलब आपका अंदर होना चाहिए कि चलो भाई दूसरे का हम भलाई करें ज्यादा से ज्यादा। सो अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, जिसके अंदर अल्ट्रुइज्म क्वालिटी है उसको भगवान हमेशा हेल्प करते हैं। मतलब जिसके अंदर क्वालिटी है कि दूसरों को वो हेल्प करे, उसको भगवान हमेशा क्या करता है? हेल्प करता है। दैट्स नथिंग बट क्वालिटी ऑफ अल्ट्रुइज्म। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अल्ट्रुइज्म, राइट, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। नाउ कम टू द नॉन, नेक्स्ट है आपका लव। लव तो आपको पता ही है ना, प्यार, है ना, होना ही चाहिए। जब तक आप एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सिद्धांत को, किसी भी वर्क पे आप कर नहीं सकते, है ना। सो आपके काम के प्रति प्यार होना चाहिए। सबसे बड़ी डेडिकेशन, सबसे पहला डेडिकेशन है कि आपके आपके अपनी काम के प्रति काम होना चाहिए। तो अगर आप कोई इंजीनियर्स हैं तो उसकी इंजीनियर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि वो अपने काम से प्यार करे, है ना। वो अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले भी थे कि लव योर व्हाट, डोंट लव योर कंपनी, राइट। सो नेक्स्ट वन, बेनेवोलेंस मींस मतलब भलाई। बेनेवोलेंस मतलब क्या होता है? भलाई, दूसरे को भलाई करें, है ना। इम्फेथी, इवेंती, इम्फेथी, इम्फेथी मतलब सहानुभूति, है ना। इम्फेथिक जिसे बोलता है ना, ये आदमी बड़ा इम्फेटिक है। सो इम्पेटी मतलब, इम्फेथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति रखने वाला, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखने वाला, सहानुभूति, है ना। जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के प्रति अच्छा सिद्धांत रखते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, अच्छा इम्फेथी रखते हैं। बट बहुत सारे हैं जो जेलस रखते हैं, मतलब क्या, वो नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इम्फेथी, दिस इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमिलिटी, है ना। सबसे अच्छा क्वालिटी जो होनी चाहिए आपके अंदर, वो क्या होनी चाहिए? आपका ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा होना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। सेकंड वन, बेनिफिशियंस मतलब जो सभी के लिए भलाई के बारे में सोचे। अगला कह रहा है नॉन मेलिफिसेंस, मतलब गैर पुरुषत्व, नॉट इंटेंशनली हार्म टू अदर्स। आप किसी को इंटेंशनली हार्म पहुंचाना नहीं चाहते हैं बट आपसे हो जा रहा है, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड, कम्स अंडर नॉन मेलिफिसेंस, राइट। नॉन मेलिफिसेंस वही कह रहा है आपका कि नॉट इंटेंशनली हार्म टू अदर्स, दूसरे को हार्म पहुंचाने की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। So the principle of non-maleficence is sometimes referred to as negative injunctions. This tells us what is not to do. वही चीज हो गया। अब आप लोगों के साथ, अब क्या, अपने बच्चों के साथ आप चाहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं, तो सेम चीज तो दूसरे बच्चों के साथ भी चाहेंगे ना कि वो भी पढ़े लिखे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई काम ना करें जो दूसरे के साथ नहीं होना देना चाहते, अपने साथ होने देना नहीं चाहते हैं। So not intentionally harm to other, that is comes under the non-maleficence. क्या बोलेंगे इसको हम? Non-maleficence. Now comes to the next is justice. सर एक इंजीनियर्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? कि इनजस्टिस। तो उसको सबसे पहले आप जस्टिस में कन्वर्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, if you become the UPSC engineering services IES officers, then you are leading the any organizations.
So if you are leading any organizations, then you have the quality, inbuilt quality of the justice, right? Why inbuilt quality of justice? क्योंकि आपके अंदर सबसे पहले जस्टिस की भावना होना चाहिए। अगर आप इनजस्टिस तरीके से किसी के साथ कर रहे हैं तो वो क्वालिटी आपके लिए अच्छा नहीं है। सो जस्टिस तो होना ही चाहिए फॉर बीइंग ए गुड इंजीनियर्स। सो द मोरल ऑब्लिगेशंस टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस, है ना? बेसिस ऑफ फेयरनेस, कौन कैसा है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना फेयर है, उसके बेसिस पे हम जस्टिस को करें। सो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना? रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना? रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, दूसरे के राइट को रेस्पेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड राइट बेस्ड जस्टिस। रेस्पेक्ट फॉर मॉरली एक्सेप्टेबल लॉ, है ना, उसको बोलेंगे हम लीगल जस्टिस, है ना? तो किसी भी हद तक या तो डिस्ट्रीब्यूशन या हो गया पीपल्स राइट हो गया या तो मॉरलिटी हो गया, इन तीनों को जो कंजर्व कर रहा है, तीनों को जो ध्यान में रख के आपका जो है मोटिवेट कर रहा हो, दैट इज कम्स अंडर योर जस्टिस। किसके अंदर आएगा आपका जस्टिस, है ना? अगला क्या है? ऑनेस्टी और ट्रूथ टेलिंग। सर ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस, आपको भी पता है सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे सबसे पहले तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, राइट? इफ यू आर नॉट द ऑनेस्ट, ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएंगे। आज भी देश में बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। सो द ऑनेस्टी एंड ट्रूथ टेलिंग, सही बोलो, ईमानदार रहो। अगर आप फिडेलिटी एंड प्रॉमिस कीपिंग, फिडेलिटी एंड प्रॉमिस कीपिंग, जो भी काम आपने प्रॉमिस किया है उसको आप माइंड में रखें और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। फिडेलिटी, सत्य के प्रति निष्ठा। फिडेलिटी मतलब क्या होता है? सत्य के प्रति निष्ठा। जैसे आपने बोला, जैसे बोला कि आज हमको जो है 10 घंटे पढ़ने हैं, 10 आवर्स पढ़ना है। अब आप 10 आवर्स के लिए कृतज्ञ हो जाइए कि आज का टास्क 10 आवर्स का है, तो 10 आवर्स मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ। सो 10 आवर्स आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। इट मींस यू, आपके अंदर जो फिडेलिटी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब आप सत्य के प्रति निष्ठा है आपका, जो आप चाहते हैं उसको आप कृतज्ञ रूप से करना चाहते हैं, राइट? सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द इंजीनियर्स। नाउ कम वर्च्यू फॉर इथिकली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स, है ना? जो इथिकली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं? एक्सपर्टीज इन प्रोफेशन, यस, अपने प्रोफेशन में वो एक्सपर्ट होते हैं बहुत। जब तक वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक वो नहीं बता सकते कि कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं और किस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यू शुड एक्सपर्ट ऑन योर प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन में आप क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। अगला करा है क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशंस। आप अपने जो जूनियर लेवल के हैं या सीनियर लेवल के हैं, जो भी आपके इंजीनियर्स हैं या जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर प्यून से लेकर के आपके बड़े लेवल तक जो भी काम कर रहे हैं, सबके साथ क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। कॉपरेशन की भावना होना चाहिए। जब तक आप कॉपरेट नहीं करेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट आपका टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सो यू शुड हैविंग द कॉपरेशन माइंड, कॉपरेटिव माइंड होना चाहिए आपका। अगला कह रहा है विलिंगनेस टू मेक कॉम्प्रोमाइज। किसी भी हद तक अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकें। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमेशा जो है दूसरे के ऊपर ही मरना है। हो सकता है आपके साथ भी गलती हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, मतलब विलिंगनेस टू मेक द कॉम्प्रोमाइज। अगला ऑब्जेक्टिविटी, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप तो सर आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग का विजन ये है कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छा रैंक लाना है, या सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें अच्छा रैंक लाना है। सो कैसे आएगा अच्छा रैंक? तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी उतनी अच्छी रैंक आएगी। तो ऑब्जेक्टिविटी आपका क्लियर है, माइंडसेट आपका क्लियर है, आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। सो ये आपकी क्वालिटी होना चाहिए किसी भी इंजीनियर्स के अंदर, कि आपकी जो क्वालिटी है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आप अपने सिद्धांत के तौर पे आगे बढ़ने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। अगला कह रहा है डिनाइंग द ओपन टू क्रिटिसिज्म, है ना? आपका अगर क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है तो उसको आप जो है पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर सके, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों का स्टेमिना, ऑब्वियस स्टेमिना होना चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, स्टेमिना नहीं होगा काम नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगला करा स्ट्रेविंग फॉर क्वालिटी, मतलब बार बार एक बेहतर क्वालिटी के लिए प्रयास करना, है ना? जैसे मान लीजिए अभी 4G तक था, हम लोग प्रयास करके फिर कहाँ आए? 5G तक आए।
सो बार बार एक किसी बेहतर क्वालिटी के लिए प्रयास करना, दैट कम्स अंडर द स्ट्रेविंग फॉर द क्वालिटी। अगला क्या है, बीइंग इन द हैबिटेड ऑफ रिपोर्टिंग ऑन योर वर्क केयरफुली, है ना। आपके अंदर जो है एक हैबिट होना चाहिए कि हर दिन आपने कितना काम किया, जैसे एक हैबिट बांध लीजिए, आप कितना हर दिन पढ़ रहे हैं। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग ए गुड इंजीनियर्स। गुड इंजीनियर्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है सर, ठीक है। चलिए अब आते हैं लोग ह्यूमन वैल्यूज। सो व्हाट इज द ह्यूमन वैल्यूज? ह्यूमन वैल्यू के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। सो says that values are the guiding principle of our life। ह्यूमन वैल्यूज या मे बी गाइड क्या कर रहा है आपका, आपके जो ह्यूमन लाइफ्स हैं उसको क्या कर रहा है, ये गाइड कर रहा है। दे आर एसेंशियल फॉर पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्शन इन आवर डेली लाइन्स। सो दे आर फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ interest, choices, needs, desired and preference, right? Preference। सो ये आप बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट है ना, किस काम में आपको इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपके डिजायर क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, इन सारे लाइनों पे आप डेली वर्क कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट कम्स अंडर द ह्यूमन वैल्यूज। अगला कह रहा है वैल्यूज आर पावरफुल इन्फ्लुएंस इन ह्यूमन experience। There are three components of the values। So there are basically three components of the values, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग एबीसी रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, एबीसी रूल। सो एबीसी, दिस इज नथिंग बट अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। सो दिस इज अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव, है ना। कॉग्निटिव का हिंदी होता है संज्ञानात्मक, है ना। अफेक्टिव मतलब उत्तेजित करने वाला, बिहेवियर मतलब व्यवहार, है ना, इसका हिंदी भी आप समझ सकते हैं। So the combination of cognitive and effective response to the physical and social environment creates the predispositions with a upward towards the certain kinds of behavior। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। कह रहा है कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव को अगर हम दोनों को ऐड कर दिया जाए तो किसी भी सोशल इन्वायरमेंट पे हम बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हम छोड़ सकते हैं विद अ काइंड ऑफ बिहेवियर। सो अगला कह रहा है आपका कि द मोरल वैल्यूज इंक्लूड्स, मोरल वैल्यूज क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, देखो वर्च्यू, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज हैविंग द सेम मीनिंग, अप्रोक्सीमेटली हैविंग द सेम मीनिंग। सो मोरल वैल्यूज इंक्लूड्स द ऑनेस्टी, यस ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है आपका बता रहा है, ईमानदार कितने आप, फेयरनेस, है ना, सबके साथ एक जैसा रहे, रेस्पेक्ट, compassion and responsibility। So these are the moral values, these are the moral values। ये सब आपकी क्या है, moral values है। अगला कह रहा है honesty includes the truthfulness। honesty क्या इंक्लूड कर रहा है आपका, truthfulness, है ना। जैसे मान लीजिए आप कितना सही बोल रहे हैं, आप ईमानदार कितना है, इसका मतलब क्या है कि आप कितना सही बोल रहे हैं। अगर आपकी बातों में ईमानदारी नहीं है, इसका मतलब आपके काम में भी ईमानदारी नहीं होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनेस्टी लाना है, किसमें, बोलने में। अगर आप बोलने में ऑनेस्टी ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके काम में भी ऑनेस्टी आएगा। जब आपके बोलने में ही ट्रूथफुलनेस नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो ऑब्वियस आपकी काम में भी सच्चाई नहीं होगी। सो ऑनेस्टी इंक्लूड्स द ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, है ना, कितने इंटीग्रल हैं आप, ट्रांसवर्दीनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, है ना, कितने ट्रस्टी हैं आप। सो द फेयरनेस इंक्लूड, ये ऑनेस्टी इंक्लूड करेगा। फेयरनेस के अंदर क्या क्या आता है आपका, जस्टिस, किसी को आप फेयरली जस्टिस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक गरीब आदमी आया, एक आपका अमीर आदमी आया, आप डीएम कलेक्टर हैं किसी का, आप अगर इसको जो है ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इसको कम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब क्या है कि आप अनफेयर हैं, आप क्या है, अनफेयर। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई भी एक अच्छा इंजीनियर्स काम करना चाहता है तो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो फेयरनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सो फेयरनेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, मतलब सबके साथ एक जैसा जस्टिस रखना है, व्यवहार रखना है, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, राइट। अगला कह रहा है फेयरनेस इंक्लूड्स द जस्टिफिकेशन, रेस्पेक्ट इंक्लूड्स द टॉलरेंस, क्या होना चाहिए, टॉलरेंस, है ना। अभी आपने जो है थोड़ा सा मार्जिनल वैल्यू के लिए कर सकते हैं, यस कर सकते हैं सर, है कि नहीं। आपके अंदर जो है ऑनेस्टी के साथ साथ टॉलरेंस अगर आपके आ रहा है, रेस्पेक्ट आ रहा है आपका, ये कब कैसे आएगा, टॉलरेंस से आएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट से आएगा। एंड कहावत है कि आप जितना दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे आपको ही सर उतना ही रेस्पेक्ट मिलेगा। सो फेयरनेस, रेस्पेक्ट इंक्लूड्स क्या कर रहा है कि रेस्पेक्ट फॉर अदर्स,
दूसरे को रेस्पेक्ट दें, आप अपने जूनियर्स को रेस्पेक्ट दें, आप अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट दें। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको आप रेस्पेक्ट दें, आपको भी वो रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आप रेस्पेक्ट लेने लायक नहीं है। इसलिए रेस्पेक्ट जो है ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है। अगला कर रहा है कॉम्पेशन। कॉम्पेशन मतलब होता है दया, दया करना, है ना, दयावान होना चाहिए। सो कॉम्पेशन इंक्लूड्स द काइंडनेस। दया क्या किसके अंदर होता है? काइंडनेस, है ना, कितनी दयालुता है आपके अंदर, कितना आप दोनों के दूसरे के बारे में सोच करके भावुक फील हो पाते हैं। दैट इज नथिंग बट कम्स अंडर द काइंडनेस। केयरिंग, यस, केयरिंग कैपेसिटी क्या है आपकी? इम्फेथी, इम्फेथी अभी मैंने पढ़ाया था आपको, कितना आप इम्फेथिक है, कितना आप इम्फेथिक है। अगला कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है, आपके मम्मी पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। सो अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है एंड या कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे से काम वर्क नहीं कर रहा है या कोई भी आपके वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू हैव अकाउंटेबल फॉर दैट। इट मीन्स आप उसके लिए जवाबदेही बनेंगे, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं लोगों को, दैट्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला कह रहा है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य। आप जो भी आप काम उठाएं उसमें आप कर्तव्य निष्ठा कैसी है आपकी, आप किस तरह से आप कर्तव्य अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, आप किस तरह से अपने ड्यूटी को पालन करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द कॉम्पेंसेशंस। किसके अंदर कम होगा? आपका कॉम्पेंसेशंस, राइट। अगर आप ऑनेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, तो सर ये भी तो जानना है कि डिसऑनेस्ट किस किस फील्ड में हो सकते हैं आप। तो डिसऑनेस्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है डिसऑनेस्टी। देखो फॉर्म्स ऑफ डिसऑनेस्टी, किस तरह से डिसऑनेस्ट, अभी मैंने बोला आपको, मुंह पे कुछ बोला पीछे कुछ और काम कर रहा है, मतलब क्या है? वो डिसऑनेस्ट पर्सन है। आपको मैं बता दूं, ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। ऑनेस्टी आप रखें, अपने आप से ईमानदारी रखें, सेल्फ ऑनेस्टी, है ना, अपने आप से ईमानदारी रखें। आपको कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा छोड़ना है, कितना घंटा एंजॉय करना है, ये खुद आप तय करें। जितना खुद आप तय करेंगे उतनी बेटर आपकी क्या होगी? रिजल्ट होगी। सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिसऑनेस्टी? और डिसऑनेस्टी के कौन कौन से फॉर्म्स हैं? सो पहला फॉर्म है आपके क्या? लाइंग, झूठ बोलना, है ना, झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि आप डिसऑनेस्ट है, आप ऑनेस्ट नहीं है, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। और जब तक आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं सर, ये मेरे गुरु हमेशा बोला करते थे। सो सक्सेस अगर पाना है आपका, देन आप अपने काम के साथ क्या होना पड़ेगा? आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ऑनेस्ट होना। अगला कह रहा है डेलिब्रेट डिसेप्शन। डेलिब्रेट डिसेप्शन मतलब जानबूझकर धोखा देना। आपको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसको ये फायदा हो रहा है, मान लो ए कोई एक्टिविटी किया इससे बी को फायदा हो रहा है, और एट ए टाइम बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, और ए अचानक जो है उसको धोखा दे दिया, बोला कि भैया हमसे ना हो पाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? कि वो डेलिब्रेट डिसेप्शन के अंदर आएगा। तो जानबूझकर धोखा देना, ये क्वालिटी होती है किसकी? किसकी क्वालिटी होती है? इंजीनियर्स की, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, जो डिसऑनेस्ट इंजीनियर्स होते हैं उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो जानबूझकर आपको धोखा देंगे। दैट इज डेलिब्रेट डिसेप्शन। अगला कह रहा है विथहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप रोड बना रहे हैं, है ना, बीआरओ में आप जाएंगे तो रोड बनाएंगे, मैकेनिकल सिविल वाले जाते हैं, तो बीआरओ में जब जा रहे हैं आप, रोड बना रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ 60 डिग्री से आपको घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हिली एरिया में मान लीजिए प्रोजेक्ट लगाए हैं, 60 डिग्री का मूवमेंट में गाड़ी स्पीड नहीं करेगी, आपने यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन को जो है खत्म कर दिया और इसको काट करके आप 50 डिग्री कर दिए, ऑब्वियस है वहां पे एक्सीडेंटल रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ? आपने जानबूझकर क्या किया? धोखा दिया है। दैट इज कॉल्ड, एंड दैट का उस इंफॉर्मेशन को रोका है जो स्पीड होने से बचे, ओमिटिंग किया है आपने, दैट इज कॉल्ड विथहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द डिसऑनेस्टी। मतलब अगर ये तीनों फॉर्म रख रहे हैं कोई इंजीनियर्स, मतलब वो डिसऑनेस्ट है, उसको कोई हक नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का, राइट। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा भी तो वहां पे भी नो छो करना शुरू कर देगा। सो दैट इज नथिंग बट योर डिसऑनेस्टी। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द डिसऑनेस्टी। ठीक है सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर द वाचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, and thank you so much and take care of yourself. In next video lecture I am going to discuss the further next topic of from the
ethics and engineering values. Thank you so much.